प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैं कल बताया था कि आपको रीडर बुक में से एक द एन्चेंटेड पूल पढ़ा दिया, पोएट्री में से आपको मैं द फाउंटेन पढ़ाया। अब जो आपकी एक सप्लीमेंट्री बुक है, सप्लीमेंट्री मतलब होता है पूरा करने वाला, पूरक, आपको एक पूर्ण बना देगा। इसमें पहला जो ऐसे है, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, वह आविष्कारक जो अपना वादा पूरा किया। यह थॉमस एल्वा एडिसन की आत्मकथा है। इसमें एडिसन के बारे में बताया गया, जो अमेरिका के रहने वाले थे। इनके पूरे जीवन का वृतांत एक तरह से समझो। इनका स्वभाव क्या था, ये करते क्या थे, कैसे रहते थे, ये सब बताया गया है। देखो, शुरुआत में कहते हैं कि व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट, जब आप रात में पढ़ना चाहते हो, यू सिंपली प्रेस अ स्विच एंड द इलेक्ट्रिक बल्ब गिव्स यू लाइट। आप सामान्य रूप से एक स्विच दबा देते हैं और विद्युत बल्ब आपको प्रकाश देता है। क्या आप जानते हैं कि विद्युत बल्ब का आविष्कार कौन किया? फिर उत्तर भी देखो, वह अमेरिका के एक वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन थे। आप लोग, मैं ये समरी बता दे रहा हूँ, इसको सुन लीजिएगा, दिमाग पे रखिएगा, कल से पढ़ाना शुरू करूँगा। ये बताया जाता है कि अपने बचपन से ही एडिसन प्रयोगों को करने के बहुत शौकीन थे। प्रयोगों को करना बहुत पसंद करते थे और वह प्रश्नों को पूछने के बहुत शौकीन थे और तब तक संतुष्ट नहीं होते थे जब तक वो सही उत्तर नहीं पा जाते थे। उनके बचपन के बारे में ढेर सारी कहानियां हैं। उनमें से कुछ कहानियां यहाँ आपको बताई जा रही हैं। जब एडिसन छोटे से थे और केवल 8 वर्ष के थे, वह स्कूल में गए पढ़ने। जिस विद्यालय में पढ़ रहे थे, वहाँ एक मैडम जी पढ़ा रही थी। एक दिन वह बच्चों को पक्षियों की कहानी बता रही थी। अब एडिसन के मन में एक दिमाग उठा, एडिसन के दिमाग में एक प्रश्न उठा और वह खड़े होकर के कहे कि मैडम जी, आप ये बताइए कि आदमी पक्षियों की तरह से क्यों नहीं उड़ सकता है? मैडम जी ने उत्तर दिया कि बेटा, क्योंकि आदमी के पास पंख नहीं होता है। एडिसन थोड़ी देर तक सोचे और फिर खड़े हुए और कहे, मैडम जी, पंख तो पतंग के भी नहीं होता है, लेकिन वो तो आसमान में उड़ती है। देखो, यहाँ है, पतंग भी पंख नहीं रखती है, पतंग के भी पंख नहीं होता है, फिर भी वो उड़ती है। इस बात को सुनकर सभी बच्चे बहुत जोर से हंस दिए और जो शिक्षिका थी वो आधैर्य हो गई। उन्होंने समझा कि ये बालक बड़ा ही नोटोरियस है, बड़ा ही नटखट है, बड़ा शरारती है। वह इनके गार्जियन को बुलाई और कहीं कि इन्हें पढ़ाया नहीं जा सकता है स्कूल में, इन्हें घर ले जाओ। फिलहाल एडिसन के माता पिता उन्हें घर ले आए। चूँकि वह 8 ही वर्ष के थे, केवल 8 वर्ष के थे उस समय। उनके माता पिता को भरोसा था कि मेरा बच्चा जो है वो तार्किक है, बदमाश नहीं है। अब एडिसन अपनी माता के सहयोग से घर पर ही पढ़ना शुरू किए। उनकी माँ उनके लिए सबसे अच्छी अध्यापिका थी और वह
उनके सभी प्रश्नों का जवाब बहुत ही धैर्यपूर्वक देती थी। उनके मार्गदर्शन और उनकी मदद में एडिसन अच्छी उन्नति किए और वह सभी चीज़ों को बहुत ही निकटता से देखते थे, बहुत अच्छी तरह से हर चीज़ को समझते थे। एक सुबह की बात है, एडिसन देख रहे थे कि एक पक्षी उड़ करके ज़मीन पर आई। वह कुछ कीड़ों को अपनी चोंच में उठाई और फिर चली गई। एडिसन के मन में एक बात आई कि पक्षी इसलिए उड़ती है क्योंकि वह कीड़ों मकोड़ों को खाती है। वह क्या किए कि ढेर सारे कीड़ों को इकट्ठा कर लिए और उन्हें कुचल करके गुदा बना लिए, कुचल डाले। उसके बाद पानी में मिला दिए। मिलाने के बाद वह जो मिक्सचर तैयार हुआ, जो मिश्रण बना, उसे नौकर की लड़की के पास ले गए और कहे कि लो, ये एक अद्भुत मिश्रण है, इसको पी लो। यदि तुम इसे पी लोगी तो पक्षियों की तरह से उड़ने लगोगी। बेचारी बालिका उनकी बातों पर विश्वास कर ली और उसे पी गई। रिजल्ट क्या हुआ? उड़ने के बजाय वह बीमार हो गई। एडिसन की माँ उन्हें ऐसा मूर्खतापूर्ण प्रयोग न करने के लिए चेतावनी दी। एक कहानी, एक घटना तो उनके जीवन की हो गई। दूसरी घटना सुनिए। एक बार वह अपनी माँ के साथ एक मुर्गी पालन कारखाने पर गए और वहाँ उन्होंने देखा कि एक मुर्गी जो थी वो अपने अंडों पर बैठी हुई थी। वह अपनी माँ से पूछे कि माँ, ये क्या है? तो वह उत्तर दी कि बेटा, ये मुर्गी जो है वो अपने अंडों को से रही है। कुछ समय के बाद इसमें से चुज्जू निकलेंगे और ये मुर्गी बन जाएंगे। अब एडिसन के मन में एक विचार आया कि अगर मुर्गी अंडों को से सकती है तो मैं क्यों नहीं। अगले ही सुबह वो गए, 1 दर्जन अंडा लेकर के आए और उन्हें इत्मीनान से रख करके उस पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद जब खड़े हुए तो क्या पाए, कोई चुज्जू उसमें से नहीं निकला। उनका नेकर जो था वो खराब हो गया था और अंडे जो थे वो चकनाचूर हो गए थे। अब उस दिन तो उनकी माँ अपने को नियंत्रित नहीं कर पाई। उन्होंने एडिसन को अच्छी तरह से पीटा। फिर बताया जा रहा था कि वास्तव में एडिसन कोई मजाकिया बालक नहीं थे। वह अपने सभी प्रयोगों में फेल होते थे, किंतु वह प्रयोगों से भी सीखते थे कि उनके तरीके गलत थे। वह पुस्तकों के बहुत शौकीन थे और बहुत अधिक पुस्तकों को पढ़ते भी थे। उनके पिताजी उनके द्वारा पढ़ी हुई प्रत्येक पुस्तक के लिए 25 सेंट देते थे। उस 25 सेंट को जब पाते तब उसको खर्च नहीं करते थे, उससे वे ढेर सारी किताबें खरीद लेते थे। उसको बचा बचा करके जब पर्याप्त हो जाए तो कोई किताब खरीद लें। और एक छोटी सी प्रयोगशाला भी वो अपने घर पर स्थापित कर लिए। उनकी माँ उन्हें प्रोत्साहित करती थी और उनके प्रयोगों में उनकी मदद करती थी। कुछ समय के बाद एडिसन को ये लगा कि उन्हें अपने प्रयोगों को जारी रखने के लिए अधिक पैसे की ज़रूरत है। जैसा कि वह पढ़ना भी ज़्यादा चाहते थे तो उन्हें किताबों को खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत थी। वह नए लोगों से मिलना चाहते थे, नए स्थानों को देखना चाहते थे। इसलिए वह अपने मम्मी पापा से कहे कि मैं रेलवे में नौकरी करूँगा। पहले तो उनके मम्मी पापा इस बात से इनकार कर दिए क्योंकि अभी वो केवल 12 वर्ष के थे। लेकिन जब वो उचित कारण बताए कि अगर मैं नौकरी नहीं करूँगा तो मेरा विकास रुक जाएगा, मैं पढ़ नहीं पाऊँगा, प्रयोग नहीं कर पाऊँगा, तो उनके माता पिता सहमत हो गए और वह अखबार बेचने लगे। रेलगाड़ी में वह अखबार बेचने वाला बन गए।
पहले दिन वह और डेट्राइट एक स्टेशन था बेटा, डेट्राइट नामक स्टेशन तक वह जाते थे, वहाँ से फिर वापस आ जाते थे। अखबार बेचते थे, मिठाइयाँ, फल, जो हो सकता था बेच बेच करके पैसा कमाते थे। पहले दिन जब वो गए ये सब बेचे तो $2 कमाए, और $2 कमा करके शाम को जब घर आए तो उन्होंने अपनी माँ को उसमें से $1 दिया। कहा, माँ आप इसको लो और रख लीजिए, मैं प्रत्येक शाम को जितना कमाऊंगा उसमें से मैं आपको $1 अवश्य दूंगा। और ऐसा उन्होंने किया भी। वो अपने पूरे जीवन में अपनी माँ का रेस्पेक्ट करते रहे, जैसा उन्होंने उनसे वादा किया था उसको पूरा करते रहे। 1 वर्ष के बाद एडिसन सोचे कि अगर हम खुद अपना अखबार बनाएंगे, पहले वो खरीद करके बेचते थे, खुद अखबार बनाएंगे तो हमको और अच्छी आमदनी होगी। वह एक पुरानी प्रिंटिंग प्रेस खरीद लिए, छपाई वाली मशीन, और रेलवे के डिब्बे में ही उसे स्थापित कर लिए। अब वो अखबार खुद बनाने लगे, खुद प्रिंट करते थे, खुद एडिट करते थे, संपादित करते थे, और ढेर सारी कॉपियाँ बेचते थे, ढेर सारे अखबार बेचते थे, और वो पैसा भी ज़्यादा कमाने लगे। जब पैसा उनके पास हो गया तो रेलवे के डिब्बे में ही वो प्रयोगशाला स्थापित कर लिए। एक दिन की बात है, जब वो 15 साल के थे तो उनके साथ एक दुर्घटना घटित हो गई। हुआ क्या, जब वो रेलवे के डिब्बे में अपनी प्रयोगशाला में एक प्रयोग कर रहे थे, उसी समय रेलगाड़ी को एक झटका लगा और फास्फोरस का एक टुकड़ा फर्श पर गिर गया। आप जानते हैं फास्फोरस ऐसी चीज़ है कि अगर उसे धूल में मिला दीजिए तो आग पैदा हो जाती है। वो तुरंत आग लग गई उस डिब्बे में, और वहीं पर अखबार भी रखे हुए थे। अखबारों में आग पकड़ ली, वो बुझाने में असमर्थ हुए, ज़ोर से चिल्लाए, गार्ड दौड़ करके आया, उनकी मदद तो किया, दोनों लोग मिल करके आग बुझा दिए। लेकिन अगले स्टेशन पर उनका लाइसेंस जो था, जो बेचने का जो सिस्टम बना था, वो रद्द कर दिया गया। अब ये बेरोजगार हो गए। अगले 5 वर्षों तक एडिसन विभिन्न शहरों में जा करके नौकरियां किए। वह अच्छे अच्छे लोगों से, फैक्ट्री और कल कारखानों के एक्सपर्ट लोगों से, निपुण लोगों से मिलते थे, उनसे बातें करते थे, बहुत कुछ उनसे सीखते थे, और अपने प्रयोगों में कठिन परिश्रम करते थे। इसी अवधि के दौरान एक बार वह एक नौकरी से थोड़े समय के लिए निकाले गए थे, तो अपने एक साथी के साथ रुक रहे थे, अपने एक साथी के यहाँ रह रहे थे। उनका साथी, उनका मित्र जो था, वो कंपनी में काम करता था, और उस कंपनी में एक बहुत महत्वपूर्ण मशीन थी। एक दिन अचानक वह मशीन रुक गई और एडिसन वहाँ पर थे। उस मशीन को एडिसन एक बार देखे और बहुत कम ही समय में बना दिए, उसकी मरम्मत कर दिए। उस कंपनी का मैनेजर एडिसन से इतना अधिक प्रभावित हुआ कि इन्हें एक अच्छी सी नौकरी दे दिया। और जब ये अच्छी नौकरी करने लगे तो नौकरी करने के बाद पैसा कमाने लगे। पैसा कमा करके सबसे पहले तो इन्होंने अपने कर्जों की भुगतान की, और फिर उसके बाद बताएं आपको 6 वर्षों तक इन्होंने प्रयोगों की झड़ी लगा दिया। एक के बाद दूसरा प्रयोग बहुत जल्द घटित होता था। 1877 की बात है, वह एक ऐसी मशीन बनाने का काम कर रहे थे जो कि मानव की आवाज़ को रिकॉर्ड करके दोहरा सकती थी। अगले वर्ष में वास्तव में उन्होंने ऐसी एक मशीन बना दिया। इसे तब टॉकिंग मशीन या बात करने वाली मशीन कहा जाता था। अब हम इसे ग्रामोफोन कहते हैं। उसी वर्ष उन्हें एडिसन को व्हाइट हाउस, वाशिंगटन के व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया गया। व्हाइट हाउस उस भवन का नाम है जहां अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं। अब एडिसन वहाँ पहुँचे, अपनी मशीन को उन्हें दिखाए, और इस तरह से वह पूरे अमेरिका भर में प्रसिद्ध हो गए। अब वह सफल और संपन्न थे। अपनी सफलता के लिए वह अपनी
माँ का आभार व्यक्त करते थे कि मेरी माँ ने ही मुझे, मेरा निर्माण मेरी माँ ने ही किया है। 1878 की बात है, वह एक विद्युत बल्ब बनाना चाहते थे। 1878 में एडिसन एक विद्युत बल्ब बनाना चाहते थे। कह रहे लोग उस समय तेल की बत्तियों का या मोमबत्ती का उपयोग किया करते थे। लोगों को विद्युत बल्ब, विद्युत प्रकाश के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। एडिसन लोगों से वादा किए कि 2 वर्ष के अंदर मैं आप लोगों को विद्युत प्रकाश दूंगा। जब उनकी बात को ये सभी लोग सुने, अन्य लोग सुने, अन्य वैज्ञानिक सुने, वो सब हंसते थे और कहते थे कि अरे ये सब होता रहता है, ये संभव नहीं था उन लोगों के दृष्टिकोण से। लेकिन एडिसन को कोई गम नहीं था उनकी बातों का। वह अपने काम को करते रहे और कठिन परिश्रम करते रहे। लगभग 1000 प्रयोगों को किया उन्होंने विद्युत प्रकाश बनाने के लिए, लेकिन सब में वह असफल हो जाते थे। लेकिन वह आशा नहीं त्यागे और अंत में वो जानते थे कि हम लोगों से वादा किए हैं, मैंने लोगों से वादा किया है और मुझे अपना वादा पूरा करना चाहिए। और अंत में वह लगभग 1200 प्रयोगों के बाद, 1200 प्रयोग करने के बाद वह विद्युत बल्ब बनाने में सफल हो गए थे। कहा जाता है कि 1880 में फर्स्ट डे को, मतलब न्यू ईयर के फर्स्ट डे को 1880 में वह अपनी प्रयोगशाला में विद्युत प्रकाश जलाए थे और पूरे अमेरिका से दूर दूर से लोग आकर के उनके प्रयोगशाला में जलाए हुए उस प्रकाश का आनंद लेते थे, देखते थे। इसमें बताया गया है बेटा कि 4 सितंबर 1882 को पूरा न्यूयॉर्क शहर ही विद्युत प्रकाश से चमक गया था। एडिसन अपने देश की सेवा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किए। वह युद्ध के दौरान ही 40 आविष्कार उन्होंने कर डाला और उन्हें इस सेवा के लिए पदक पुरस्कृत किया गया था। 1929 की बात थी जब विद्युत प्रकाश के विद्युत बल्ब के आविष्कार की रजत जयंती मनाई जा रही थी। 1929 में शानदार तरीके से वो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति एक फंक्शन में उन्हें सम्मानित किए और राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देने के लिए एडिसन तैयार हुए। लेकिन अचानक उनकी हालत खराब हो गई, उनकी तबीयत खराब हो गई। उनकी बीमारी खराब होती गई, बढ़ती गई और अंत में 18 अक्टूबर 1931 को रविवार दिन था,